हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज आईआरएमएस की बात करेंगे। लेकिन आईआरएमएस के साथ साथ मैं बहुत टाइम से एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाह रहा था, एंड दैट इज अबाउट रियलिटी ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सिस्टम। ठीक है, मैं पूरे इंजीनियरिंग सिस्टम की रियलिटी के बारे में बात करना चाह रहा था। और बहुत टाइम से, लगभग मैं जब से खुद पढ़ा हूँ, जब से खुद ग्रेजुएट हुआ हूँ, तब से लेकर अभी तक मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं। और आईआरएमएस ने जो किया फाइनली कि भाई इंजीनियरिंग सर्विसेज को साइड पर रखकर डायरेक्टली जो पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट जो है रेलवेज का, वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू किया। ये सारी चीजें को, ये जितने भी चीजें हुई कलेक्टिवली में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। और धीरे धीरे वन बाय वन में क्या कहना चाह रहा हूँ आपको डिस्कस डिस्कस अगर हम करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं ये बात करूं कि प्रोटेस्ट आईआरएमएस का आपने देखा हो ही रहा है, बहुत कम लोग शामिल हो रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। आईआरएमएस का अभी हुआ, इससे पहले क्या किसी और कोई एग्जामिनेशन का प्रोटेस्ट था क्या? एसएससी जेई, उससे पहले राजस्थान जेई का कुछ घोटाला हुआ था, उससे पहले और कुछ पेपर लीक हुए थे, उससे पहले। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्लियरली दिख रहा है कि फोकस नहीं कर रही। मैं आपको यहाँ पर कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूँ, एंड जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है सभी लोग इस प्रॉब्लम का शिकार होंगे। ठीक है, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएट हो चुके हो, तो मेरी बात से सहमत करोगे। गवर्नमेंट, अभी मैंने छोटा सा एक कंक्लूजन शुरुआत में क्या निकाला कि गवर्नमेंट नोटिस नहीं कर रही इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग की बात करें तो। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग में ही फोकस नहीं कर रही, बहुत सारी जो, जैसे कि कॉमर्स वालों का क्या हो गया, कुछ भी खास नहीं हुआ, है ना। वैकेंसीज के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी खास फोकस नहीं है। बाकी तुम सोचो, इतना बड़ा इंडिया है, इतना बड़ा इंडिया है, उसके अंदर इंजीनियर्स की इतनी सारी एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, तुम मानो या ना मानो इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। बट आपने सुना होगा अगर बहुत सारे मिनिस्टर को कहते हुए कि हम क्या करें यार, मिनिस्टर क्या बोलते हैं, हम क्या करें, हम सभी लोगों को जॉब थोड़ी दे सकते। व्यवहारिक बात है, बहुत ही रीजनेबल बात है कि हाँ वो सभी लोगों को जॉब नहीं दे सकते। लेकिन मैंने ये आइडेंटिफाई किया है कि बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स भी किसी पर्टिकुलर जॉब को हासिल नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आईआरएमएस वाला ही। अब बहुत सारी वैकेंसीज क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो जो आईआरएमएस यानी इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू रेलवे में जाना चाहते थे, वो क्या हो गए, नहीं हुए। 2 साल से तो जा ही नहीं रहे, क्योंकि अभी आईआरएमएस के बारे में पता चला। 2 साल से तो कोई खबर ही नहीं थी आईआरएमएस के बारे में। तो वो 2 साल में जितने भी लोग जाने वाले थे, जितनी भी एक्स नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, वो सारे के सारे लोग क्या रह गए, डिजर्विंग कैंडिडेट की बात। तो उन्होंने क्या किया, वो बैठे नहीं रहे होंगे। वो कैंडिडेट जो डिजर्विंग थे, उन्होंने क्या किया होगा, वो बैठे नहीं रहे होंगे, उन्होंने किसी और जगह अप्लाई किया होगा। ऑब्वियस बात है, स्टेट सर्विसेज के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेशन किया होगा, या और कोई एग्जामिनेशन के अंदर पार्टिसिपेशन किया होगा। जो पीएसयू की अलग अलग एग्जामिनेशन है उनके अंदर पार्टिसिपेशन किया होगा। तो ऑब्वियस बात है कि वो डिजर्विंग थे। वो जब आईएएस जैसे एग्जाम निकाल सकते थे, तो ऑब्वियस बात है वो तो निकाल लेंगे, और उनका वहां पर हो गया। फिर बात होगी क्या कि अब वो एग्जाम के लिए जो कैंडिडेट्स होने वाले थे, जो अगर आईईएस वाले एस्पिरेंट नहीं होते, तो उसके जस्ट नीचे नॉलेज वाले जो होते, वो उस एग्जाम पीएसयू वगैरह को या स्टेट सर्विस को क्रैक कर लेते। तो अब वो तो वहां पर क्रैक करने से आजिज हो गए, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी एक एग्जामिनेशन की वैकेंसी आप रोक देते हो, तो अल्टीमेटली दूसरी अदर एग्जामिनेशन के ऊपर उसका फोकस होता है। अब जो मिनिस्टर, जो लोग कह रहे हैं कि हम सभी लोगों को जॉब थोड़ी देंगे, है ना, सभी लोगों को जॉब थोड़ी देंगे, एक्चुअली देखने जाए तो रीजनेबल है। बट यहाँ पर उनको एडिशनली ये बात भी ऐड करनी चाहिए कि भाई सभी लोगों की बात ही कौन कर रहा है, डिजर्विंग कैंडिडेट को तो दे दो। क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं बहुत सारे टाइम से इस चीज को नोटिस कर रहा हूँ कि इतने अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, जैसे कि भाई आईएएस की बात कर लो, अगर किसी का ऑल इंडिया रैंक 100 भी आ गया तो भी उसको जॉब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वैकेंसी 100 से कम है। 100 तो मैं बहुत ज्यादा नंबर बोल दिया। अदर ब्रांचेस में तो 30 से 40 वैकेंसी है, पूरे इंडिया में 30 से 40 वैकेंसी।
अब क्या ऑल इंडिया रैंक जिसका 41 है क्या वो डिजर्विंग नहीं है? ऑल इंडिया रैंक 41 है क्या वो डिजर्विंग नहीं? ठीक है, हाँ अगर 400 500 1000 होते तो समझ भाई, 41 पूरे इंडिया में 41 रैंक, क्या वो डिजर्विंग नहीं है? डेफिनेटली वो डिजर्विंग है। तो फिर वो कहाँ जाएगा? अदर एग्जामिनेशंस के थ्रू दूसरी की सीट चली जाएगी। कहने का मतलब ये कि मैं इस बात को नोटिस कर पा रहा हूं, बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से, जॉब से वंचित है, यानी कि उनको नहीं मिलती। वो इसका क्या सॉल्यूशन है वो थोड़ी देर में उसके ऊपर भी आता हूँ। पहले हमने ये बात एस्टेब्लिश कर ली कि गवर्नमेंट जो है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्टेट सर्विस में तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की गवर्नमेंट है, सभी स्टेट्स की भी कोई अच्छी हालत नहीं है, राजस्थान की भी कोई अच्छी हालत नहीं है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जहां पर वोट ज्यादा होते हैं नेता उन्हीं लोगों पर फोकस करते हैं। जैसा कि आपने अभी कृषि कानून वाला जो बिल था, उसके लिए किसानों ने बहुत अच्छा प्रोटेस्ट किया, बहुत लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि वो वोट बैंक के अंदर आता है, उनकी बातें मान ली गई। स्टूडेंट को वोट बैंक में पता नहीं कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा, हालांकि इंडिया के अंदर यंगेस्ट पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है फिर भी। ठीक है, तो पहला मुद्दा तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो है उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती जिनके वो लायक होते हैं। दूसरी बात, अभी क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और इस चीज को बहुत लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैंने ये चीज भी आइडेंटिफाई की कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो है उनका इंडिया में से मूड उठ गया है ना। आपको मैं डेटा नहीं देने वाला, आप बस अपने आसपास देख लो। आपके आसपास क्या लोग बाहर जाने की बात कर रहे हैं? आपके आसपास जो इंजीनियर्स की पर्टिकुलरली हम बात करेंगे, या और भी हो सकते हैं, आपके आसपास लोग बाहर जाने की बात कर रहे हैं, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, यूएस हो गया, कर रहे हैं, डेफिनेटली कर ही रहे होगे। इनफैक्ट आप भी कुछ सोच रहे होगे कि हमें बाहर जाकर अब कुछ ना कुछ करना चाहिए, इंडिया में कुछ रखा नहीं है। दोस्तों इसमें बहुत बड़ा नुकसान है इंडिया का। मैं तुमको सही में अपनी बात बताऊं तो मैं इस चीज के खिलाफ था कि भाई इंडिया छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पर कुछ हासिल किए हैं, कुछ नॉलेज हासिल की है, तो बस इंडिया को ही, मतलब मेनली और प्राइमरीली इंडिया को ही फायदा होना चाहिए। अगर हमारे अंदर वाकई में कुछ टैलेंट है तो उस टैलेंट को बाहर जाकर, मैं सही में ये सजेस्ट भी करता था, ठीक है, और मेरा ये रुझान भी था कि इंडिया के अंदर ही लोगों को क्या करना है, गाइड करना है, और इंडिया के अंदर ही अपने जो पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल करना है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो। इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप कोई एक खास मकाम रखते हैं, अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर स्किल है, तो प्राइमरीली ये होना चाहिए कि आप किसी इंडियन कंपनी के साथ ही एसोसिएट हो, या अच्छा अगर बहुत ही अच्छा आपके पास स्किल है तो आप आईईएस बन जाए इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो डेफिनेटली सोसाइटीज को हेल्पफुल रहेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारा सीईओ बाहर के हैं, ठीक है, ट्विटर के हो गए, इसी तरीके से आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के हो गए, ठीक है। ये बहुत सारे सीईओ बाहर के, क्या वो अभी के पड़े हुए नहीं, ये बहुत टाइम पुराने पड़े। ये तो सीईओ है इसलिए हम उसको जानते हैं, है ना, इसलिए हम उनके नाम से जानते हैं कि भाई ये इंडिया का सीईओ है इस कंपनी का। बहुत सारा ऐसा एम्प्लॉइज है जो कि बेस्ट लेवल पर है, क्योंकि वो सीईओ नहीं है लेकिन वो लाइमलाइट में इतना नहीं आते। तो बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स है, बहुत सारे अच्छे काम करने वाले एम्प्लॉइज है जो बाहर के देशों में, बाहर की कंपनीज में काम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। खास करके आप देखोगे अमेरिका के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर, अभी मिडल ईस्ट के अंदर भी बहुत सारे एम्प्लॉइज इंडिया के आपको मिल जाएंगे। इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सिविल कंस्ट्रक्शन वहां पर काफी बढ़िया होता है, तो वहां पर बहुत सारे इंजीनियर्स गए हुए। मैं यहाँ पर ये बात करना चाह रहा था कि उस टाइम पर, ठीक है, जिस टाइम पर सुंदर पिचाई वगैरह पढ़ रहे थे, उस टाइम पर भी उन्होंने इस बात को, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर लिया था कि जो उनका पोटेंशियल है, अगर वो इंडिया में ही रहे तो फिर वो इतना बढ़िया तरीके से उसको हासिल नहीं कर सकते, या उतना बढ़िया तरीके से उसका इंडिया में यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तभी तो वो बाहर जाएगा ना, ऑब्वियस बात है, कोई भी इंसान बाहर क्यों जाएगा? अपने स्किल का बढ़िया तरीके से उसका दिखेगा कि हाँ भाई, यहाँ पर मेरी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है, जो मैं अर्न कर रहा हूँ वो बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, जो मैं अपॉर्चुनिटीज देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ वो बहुत कम है। तभी तो इंसान बाहर जाने की सोचेगा ना, अब्रॉड जाने की सोचेगा। और उस टाइम पर भी ये ट्रेंड था, आज के जमाने में तो ये ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया। इसके रिजल्ट कब दिखेंगे पता है दोस्तों? इसके रिजल्ट कुछ सालों में आपको दिखेंगे। मैं ज्यादा दूर की भी बात नहीं करने वाला, 5 से 10 साल में आपको दिखेगा कि बहुत सारे टैलेंटेड इंजीनियर्स इंडियन ओरिजिन वाले बाहर के देशों में उभर कर आएंगे।
ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे इंजीनियर्स, इनफैक्ट मेरे आसपास ही तुम मानोगे 10 से 12 लोग बाहर जा चुके हैं पिछले 2 महीने में। एक स्टूडेंट से मैंने बात भी की एंड वो पहले भी लंदन जा चुका था। मैंने बात की उससे कि भाई सैलरी वगैरह का क्या हालचाल है, ये वो। वहाँ इतनी ज्यादा मतलब बढ़िया सैलरी है कि जितनी यहाँ पर एक इंजीनियर जो है प्रोबेबली 6 महीने में कमा सकता है, वो उतना वो 1 महीने में आराम से कमा सकता है ना। अपनी लाइफस्टाइल का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के बाद भी इतना बढ़िया सेविंग कर सकते हैं वो एक ही महीने में, जितना यहाँ पर एक बढ़िया सैलरी वाला इंजीनियर 6 महीने में कमा सकता है। तो तुम सोचो कि फिर इंसान क्या प्रेफर करेगा, अब्रॉड ही प्रेफर करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो गवर्नमेंट ने, सही बताऊं तो किसी भी, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, फोकस ही नहीं किया है एजुकेशन पर। गवर्नमेंट ने कहीं पर भी एजुकेशन के ऊपर फोकस ही नहीं किया है। एजुकेशन के बाद अब एक इंजीनियर बनना है, उसके लिए कोई प्रॉपर रोड मैप ही नहीं है किसी जॉब को हासिल करने का। कुछ कंपिटिटिव एग्जामिनेशन उन्होंने बना के रखी है, कुछ कंपिटिटिव एग्जामिनेशन अनटच है, जैसे कि गीट वगैरह है, अनटच है। अभी भी इसमें कोई धांधली वाले जैसे मामले सामने नहीं है। पेपर का लेवल टफ होता है, वैकेंसीज कम होता है, लेकिन तो वो ठीक है। कुछ अच्छी एग्जामिनेशन भी है, यूपीएससी है, काफी अच्छी एग्जामिनेशन, वैकेंसीज रिड्यूस हुई है। ठीक है, तो इन्होंने एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक मॉड्यूल रख दिया। देखो अगर कोई इंजीनियर जो है वो ग्रेजुएट हुआ, उसके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहती है? कैंपस प्लेसमेंट। हाँ, या इसके ऊपर भी आऊंगा, कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर थोड़ी देर के बाद आऊंगा कि ये क्या चीज मैंने आइडेंटिफाई की है बहुत सालों में। तो कैंपस प्लेसमेंट में वो अपनी तैयारी करेगा और फिर हो सकता है, और बहुत सारी कॉलेजेस इंडिया में ऐसी है कि कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं होता। इतनी सारी कॉलेजेस ऐसी है इंडिया में जहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं होता। इतनी इतनी हैवी फीस ली जाती है, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट जीरो। ऐसी बहुत सारी कॉलेजेस है। तो इंडियन जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन के लिए, जो भी लोग एसोसिएटेड है, उनको देखना चाहिए भाई तुम लोगों ने इतनी बड़ी कॉलेज बना के रखी है, इतनी ज्यादा फीस लेते हो, तुम्हारा क्या स्ट्रक्चर है कैंपस प्लेसमेंट का? कितने परसेंटेज लोग तुम्हारे यहाँ पर प्लेस हो रहे हैं? भाई इतनी फीस लेते हो, इतने बच्चों को एनरोल करते हो, तो तुम्हारे पास प्लेसमेंट का डेटा ही नहीं है, प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, कैसे चलेगा? ऐसी कोई पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन मैं तुमको बोल चुका हूँ कि ऐसा कुछ भी होता ही नहीं है, क्योंकि सरकार जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू अपनी ही वैकेंसी, अपना ही हाल बुरा कर बैठी है, तो दूसरे के ऊपर कैसे क्वेश्चन उठाएंगे? तो एक तो कैंपस प्लेसमेंट का स्टूडेंट के पास मौका होता है, दूसरा ये कि वो ऑफ कैंपस जाकर कहीं पर जॉब ले ले, अगर टैलेंटेड होगा तो ले ही लेगा, और टैलेंटेड होगा तो ले ही लेगा। और जरूरी नहीं है, पहले ये वर्ड मैं इस्तेमाल करता था, टैलेंटेड होगा तो ले लेगा, लेकिन क्योंकि अब मैंने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को भी ऑफ कैंपस में इतनी आसानी से नहीं मिलता। ढेर सारे कंपनीज में अप्लाई कर देते हैं, बाद में वो क्या करता है, उसका कहीं ना कहीं लग जाता है। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो है उन्होंने काफी स्ट्रगल के बाद ऑफ कैंपस कुछ कंपनीज हासिल की हैं। तो मैं इतना बता सकता हूँ भाई सिविल के लिए कि ऑफ कैंपस में आप ट्राई करोगे तो सिविल में वैकेंसी है। क्योंकि सिविल की सबसे अच्छी बात यह है, सिविल इंजीनियरिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे मोटे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अराउंड में चल रहे हैं इंडिया के अंदर, छोटी मोटी बहुत सारी फर्म्स है ना। तो वहां पर आप साइड इंजीनियर के तौर पर, या अगर आपके पास ऑटोकेड वगैरह की स्किल है तो उसके तौर पर स्टार्टिंग कर सकते हो। स्टार्टिंग के बाद जितना ज्यादा आप कॉन्टेक्ट बनाएंगे, एसोसिएशन करेंगे, धीरे धीरे ग्रोथ होता है। ऐसा मैंने देखा, अपने स्टूडेंट्स का भी देखा, अपने आसपास के बहुत सारे लोगों का भी देखा है कि सिविल वाले बंदे का बन जाता है। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं, छोटे मोटे फर्म्स है, तो वो ऑफ कैंपस यहाँ वहाँ पहचान लगा के, या अगर रिक्रूटमेंट आती है तो अपने रिज्यूमी वगैरह, सीवी वगैरह देकर उसका हो जाता है। लेकिन जो मैकेनिकल बंदे हैं उनको मैं देख रहा हूँ, वो फिर बहुत सारे, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंजीनियर्स होने के बाद भी ऐसा काम करते हैं जो नॉन इंजीनियर भी कर सकता है। आपने देखा होगा, इनफैक्ट तुमको जानकर हैरानी होगी, एक बार थोड़े टाइम पहले मैं ट्रैवल किया था एक सिटी में। तो अब क्योंकि मैं अकेला ही था तो मुझे कैब कराने की नीड नहीं थी, है ना। तो मैंने किया रैपिडो, आपको पता ही होगा रैपिडो क्या है। तो रैपिडो में क्या होता है कि बाइक पर लेने आ जाते हो, और मेरी हमेशा से ये टेंडेंसी है कि मुझे लोगों की जिंदगी जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है, लोगों की स्टोरीज जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो मेरा लंबा सफर था, मतलब 20-25 मिनट लगने वाली थी, और मैं तो किसी से भी बात कर ही लेता हूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ बात स्टार्ट कर ही देता हूँ। तो मैंने बातचीत स्टार्ट की थी, और मुझे मालूम हुआ
बातचीत के दौरान कि जो बंदा मुझे लेकर जा रहा है रैपिडो पे, वो 2 जॉब करता है। कितनी जॉब करता है? 2 जॉब करता है। डिलीवरी भी करता है, फूड डिलीवरी भी करता है, रैपिडो वाला भी काम करता है, एंड वो ग्रेजुएट है, लगभग उसने बताया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तुम सोचो इंजीनियरिंग वाले एस्पिरेंट को अब ये करना पड़ रहा है। अब इसमें किसकी गलती है? मैं डेफिनेटली उसको बोला कि भाई इसमें तुम्हारी ही गलती होगी, ऑब्वियस बात है, तुमने सही से पढ़ाई नहीं की होगी। उसने अपनी गलती एक्सेप्ट भी की कि हाँ भाई उसकी गलती थी, उसके सीजीपीए या परसेंटेज है वो अच्छे नहीं आए थे। लेकिन उसने साथ साथ में ये भी तो बोला कि मान लो कि चलो मेरी गलती है, बैक बैक लगी, बट क्या इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि भाई जिसकी जो सीजीपीए या एसपीआई जो भी आपके ग्रेजुएशन के रिजल्ट में आते हैं, क्या कम आते हैं, तो जिसके कम आए उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज में क्राइटेरिया होता है 65% का। तो उसने एक बात सही बताई कि भाई चलो किसी के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसने अपने प्रॉब्लम्स बताए, 65% से कम आ गए, तो क्या उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है? बहुत सारे स्टूडेंट 65% की बिलो आते हैं परसेंटेज में, बट होते हैं काबिल, होते हैं काम करने के काबिल होते हैं, तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नहीं है, फिर क्या करें? क्यों? क्योंकि कोई सिस्टम में ही नहीं है ऐसी बात। सिस्टम को यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्रिटिसाइज करना चाहूंगा ही दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस चीज को, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो कम्प्लीटली एनालिसिस किया है मैंने 2-3 सालों में, उसी को ही बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो, मैं ये बात से ये बात निकली कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो टेक्निकल बंदे होने के बाद भी नॉन टेक्निकल काम कर रहे हैं, यानी इंजीनियर होने के बाद भी ऐसा काम कर रहे हैं जो नॉन इंजीनियर भी कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ऐसा होने के कारण ही जो इंजीनियर के ऊपर जोक्स बने जाते हैं, जो इंजीनियर्स के बारे में बोला जाता है कि भाई इंजीनियर इज इक्वल टू बेरोजगार। आपने अभी कुछ प्रोटेस्ट जो आईआरएमएस का हुआ था उसके अंदर भी इस बात को देखा होगा, ठीक है। ये आईआरएमएस प्रोटेस्ट के ऊपर भी हम आएंगे थोड़ी देर में, आई थिंक हमने इसके बारे में कुछ खास बात नहीं की, लेकिन शुरुआत में बात की। बट साथ साथ में मैं 360 डिग्री लेना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वैकेंसीज कम हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं, उसमें अल्टीमेटली देश का 5-10 सालों में, सही में बता रहा हूँ, नुकसान सामने आएगा कि बहुत सारे टैलेंटेड लोगों की यहाँ पर जरूरत थी, अब वो है ही नहीं, वो तो अब्रॉड जाकर बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर इंजीनियर्स का काम नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला। मैं कुछ कंपनीज के साथ काम भी कर चुका हूँ और मैंने इस बात को देखा कि गवर्नमेंट को जब भी किसी काम को कराने की नीड होती है और वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है मान लो, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक रास्ता क्या निकाला है बताएं। उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने ये रास्ता निकाल लिया है कि अगर उनको कोई काम आए, मान लो कि सिविल इंजीनियरिंग का कोई कंस्ट्रक्शन का काम आया, तो पहले ऐसा होता था कि भाई उनके पास खुद के इंजीनियर्स होते थे, खुद की एक बॉडी होती थी, भाई ये कंस्ट्रक्शन का काम देखेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन का काम कर लेते। लेकिन अभी मैंने देखा है कि उनके पास 2 ऑप्शन है। या तो वो टेम्पररी बेसिस पर चीजों को हायर करते हैं, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर या 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर या 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट, या तो फिर वो कंप्लीटली प्राइवेट एजेंसी को पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क है वो दे देंगे, कंप्लीटली प्राइवेट एजेंसीज को। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि उनको फिर किसी को परमानेंट जॉब देने की नीड ही नहीं। भाई जब भी काम पड़ेगा या तो वो टेम्पररी बेसिस पर करवा लेंगे, या तो फिर वो किसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि भाई हमें ये काम करके दो। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर इंजीनियर्स के पास गवर्नमेंट के अंदर या सोसाइटी के या गवर्नमेंट के अंदर या सोसाइटी को जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू हेल्प हो सकती है, ऐसे वैकेंसीज जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर जा ही नहीं सकेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी लेस हो गई, आरआरबी के अंदर वैकेंसीज लेस हो गई, या एग्जाम हो ही नहीं रही, एग्जाम का डेट आता है एग्जाम नहीं होती, एग्जाम हो जाती है रिजल्ट नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि काम तो है इंडिया के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई अब इंजीनियर्स की नीड नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंजीनियर्स की नीड तो है। बट प्रॉब्लम ये है कि अब गवर्नमेंट का मैंने माइंडसेट बता दिया कि उनका माइंडसेट ये क्या है, किसी बंदे को हमेशा के लिए हायर करके उसको सैलरी देते रहना, इससे बेहतर है कि जब काम होगा तब एजेंसी से करवा लेंगे, है ना। और इसके अंदर भी उनको फायदा ही है, धांधलियां उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, वो एजेंसी के अंदर भी बहुत सारी धांधलियां होती है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। सारे प्रॉब्लम्स गिनवा रहा हूँ, फिर बाद में कुछ सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करूंगा। एक मैंने प्रॉब्लम ये देखा, बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट जो है वो अब कोडिंग सीखने लग गए। क्यों? क्योंकि
मैंने बोला प्लेसमेंट किसके बेसिस पर होता है, फिर कोडिंग के बेसिस पर होता है। तो भाई कोडिंग आती है क्या? मैंने एक बंदे को देखा मैकेनिकल वाला कोडिंग सीख रहा था, और ऐसा है दोस्तों, वाकई में ऐसा है, सिविल वाले लोग कोडिंग सीख रहे हैं। तो क्या सिविल फिर क्यों किया अगर कोडिंग ही करनी थी तो? और ऐसा उनमें उनकी भी गलती नहीं है, ऑब्वियस बात है कि जब वो किसी आईटी जॉब को तलाश करने जाएंगे तो कुछ तो आना है उनको चाहिए, है ना, तो वो उसके रिलेटेड तैयारी करने लग जाते हैं। प्लेसमेंट के अंदर ऐसी सारी चीजें आती है तो उसके रिलेटेड तैयारी करने लग जाते हैं। तो बहुत सारा जो मास है अब वो कोर ब्रांच तो ले लेता है, लेकिन फिर आईटी की तरफ माइल हो जाता है, कुछ कोडिंग वोडिंग कर लेता है और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम है उसकी तरफ बढ़ जाता है। तो वहां पर नुकसान है, पर्टिकुलर ब्रांच को नुकसान है। सिविल का कोई बंदा ऐसा कर रहा है तो सिविल ब्रांच को नुकसान है। फिर होगा क्या पता है? होगा ये कि फिर मैं ऐसा इस डर में हूं कि ऐसा ना हो कि भाई फिर ये एक ट्रेंड ही बन जाए, है ना, और ये ट्रेंड बनने भी लगा है। आप देखोगे ये ट्रेंड बनने भी लगा है दोस्तों कि भाई सिविल मैकेनिकल ले लो, अगर सिविल में हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोडिंग कर लेंगे, कोडिंग सीख लेंगे और प्लेसमेंट में बैठ जाएंगे, जो आईटी की कंपनी है उसमें भर देंगे। अरे मैं एक थोड़े टाइम पहले एक इंजीनियर से मिला जो कि सिविल वाला था, बैंक में काम कर रहा था और उसने मुझे क्लियरली बोला कि भाई हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं, है ना, मैंने उस तुरंत ही बोला कि भाई तू सिविल इंजीनियर तो बैंक में काम कर रहे हैं। तो उसने मुझे डायरेक्टली, मतलब सामने सामने, ठीक है, सामने ही बोल दिया कि भाई हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें जॉब मिले। अब चाहे वो बैंक का जॉब हो कि चाहे सिविल का जॉब हो कि चाहे कौन सा जॉब हो। दोस्तों मैं तो इस रीजनिंग को कभी नहीं मानता, ऑब्वियस बात है दोस्तों, मैं इस रीजनिंग से कभी सहमत नहीं होने वाला। हाँ, क्योंकि करंट कंडीशन ऐसी है तो बहुत सारे लोगों के नजदीक ये रीजनिंग सही होगी, है ना, मैं उस ऐसे लोगों को दोष भी नहीं देता कि नहीं यार तुम कंप्लीटली गलत हो, ऐसा अपना वो नहीं है। बट मैं ये रीजनिंग पेश करता हूं कि ठीक है, ये एक प्रॉब्लम की वजह से आपने अपने नजदीक समझ लिया कि ठीक है, अगर कोई इंजीनियर है बैंक में भी जॉब कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी उनको सैलरी पे करता है और अल्टीमेटली उनका गोल है पैसे कमाना, और वो सेटिस्फाई हो रहा है चाहे वो बैंक की जॉब करे या सिविल से करे। दोस्तों मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि यार आपको सिविल में इसलिए आना चाहिए ताकि आपके अंदर कुछ ऐसा पोटेंशियल हो सिविल इंजीनियरिंग के प्रति, ऐसा कुछ पोटेंशियल हो। एक स्टूडेंट को मैंने देखा था, सही में बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट का थोड़े टाइम पहले ही जॉब लगा, है ना, और मैंने ही उसके लिए बहुत सारा हाथ पैर मारे थे और फाइनली उसका भी हो गया। उस बंदे को, इनफैक्ट मैंने भी उसको बोला कि ठीक है मेरा काम कर लिया, लेकिन फिर भी उसने किया नहीं, है ना। उस बंदे का क्या था, उस बंदे के पास वेरियस टाइप्स ऑफ पहले जॉब्स अवेलेबल थी, लेकिन कोई भी उसको सिविल कोर में ही जाना था। उसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसका वो नहीं था, मतलब वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को काफी टफ मान रहा था कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अपने बस के बाहर है, तो वो सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किसी में अपियर नहीं हुआ। प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं क्योंकि कॉलेज उसकी ऐसी थी कि प्लेसमेंट नहीं होने वाला था, सीजीपीए एसपीआई भी अच्छे नहीं थे। बट उसको अपने अंदर कुछ ऐसा था कि भाई अपने को करना है तो सिविल ही करना है, चाहे वो कैसा भी होगा, कोई अपने को पैसे देगा, अमाउंट देगा, नहीं देगा चलेगा, बट करना तो सिविल में ही है। और सही मानो लगभग वो ट्राई करता था, पढ़ाई भी करता था कि यार अगर कहीं मेरा हो गया, कोई इंटरव्यू इंटरव्यू पूछ लिया तो मैं उसको बेसिक आंसर दे सकूँ ना कि भाई कंक्रीट के टाइप्स क्या होते हैं, स्टील के टाइप्स क्या होते हैं, कहाँ पर क्या होता है, सारी चीजें टेक्निकल टर्म्स वो याद भी करता था, रिवीजन भी करता रहता था, और ढेर सारे इंटरव्यू में उसने अप्लाई भी कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फील था कि यार काम करना है तो सिविल का करेंगे, नहीं तो करेंगे। ऐसा नहीं कि उसके पास काम नहीं था, एक दो जगह एक दो कंपनी ने उसको अच्छी सैलरी भी ऑफर की, लेकिन फिर भी वो नहीं किया क्योंकि उसके मन में यही था कि मुझे काम करना है तो सिविल के काम करना है। फिर फाइनली लगभग कुछ टाइम पहले उससे एक सिविल के, यही मैं बोलता हूँ ना, छोटे मोटे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, उसके अंदर उसका एक हो गया, एक फॉर्म्स ने उसको कंप्लीटली अलॉट कर दिया, और उसके अंडर में अभी कितनी साइट चल रही है, 3 साइट चल रही है, उसके अंडर में अभी 3 साइट चल रही है। ठीक है, डेफिनेटली वो मैनेज ही कर रहा है सारी चीजों को साइट इंजीनियर के तौर पर, बट एक उसके अंदर चाह थी कि भाई करना है तो सिविल ही करना है। ठीक है, तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। ठीक है, मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स की बात करी, देखो अभी तक हमने कितनी प्रॉब्लम्स देखी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि भाई वैकेंसीज रिड्यूस हो रही है, आईआरएमएस का भी देखा आपने, इसी के ऊपर से हमारी बात चालू हुई थी। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये कि बहुत सारे लोग अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स का ये ट्रेंड बन चुका है, जो कि मैं नहीं चाह रहा था लेकिन ट्रेंड बन चुका है। तीसरा ट्रेंड क्या बन चुका है भाई कि टेक्निकल जो हमारे सिविल मैकेनिकल वाले हैं या जितने भी ऐसे इंजीनियर्स हैं वो अब आईटी की जॉब की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और भी कोई था क्या प्रॉब्लम? और
आई थिंक यही प्रॉब्लम थे जितने भी प्रॉब्लम गिनाए मैंने। एक तो ये आईटी जॉब वाला, दूसरा ये अब्रॉड वाला, और तीसरा ये कि हाँ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपकी वैकेंसीज रिड्यूस हो रही है। सभी चीज का सॉल्यूशन क्या है ना, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि सॉल्यूशन क्या बनेगा। अल्टीमेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि सॉल्यूशन क्या बनेगा। दोस्तों मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अभी इस मोमेंट पर मुझे कुछ सॉल्यूशंस दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि आप जब इंजीनियरिंग में आते हैं, सही में बता रहा हूँ, ये सॉल्यूशन बहुत इफेक्टिव रहेगा अगर आप जेन्युइनली सिंसियरली इसको ले तो। मैंने यहाँ पर बहुत सारी जो कमियां गिनाई, वो किसकी गिनाई, इसमें कहीं पर भी मैंने स्टूडेंट की कमी नहीं गिनाई, है ना, कि अब्रॉड जा रहे हैं उसमें भी ठीक है, माहौल बन चुका है क्योंकि वैकेंसीज कम है, यहाँ पर इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। कैंपस प्लेसमेंट कर रहे हैं, कैंपस प्लेसमेंट के अंदर आईटी जॉब्स सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर भी ठीक है, वैकेंसीज कम। तो मैंने सभी जगह स्टूडेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन अब मैं जब सॉल्यूशन की बात करता हूँ उसमें मैं एक पॉइंट पे स्टूडेंट को क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग फील्ड को चुन रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं या आ चुके हैं, तो ऐसा मेरा मानना है कि आप उसमें बेस्ट रहो, एटलीस्ट बेस्ट की कैटेगरी में तो रहो। अगर आप सिंसियरली उसी फील्ड का काम करना चाहते हैं तो ही उस फील्ड में आइए, और अगर आ चुके हैं तो जो फील्ड में है उससे लगाव बनाने की कोशिश करिए, डेफिनेटली लगाव हो ही जाएगा, है ना। हमारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस काफी अच्छी है, सिविल तो कितनी बढ़िया ब्रांच है यार, ठीक है। और दूसरी बात कि जब आप आ ही चुके हो, अपना बेस्ट कर ही रहे हो, तो आपके दिमाग में शुरुआत से होना चाहिए कि मेरा एंड गोल क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एंड गोल उनको पता ही नहीं है, तो वो ग्रेजुएशन के बाद एंड गोल डिसाइड करते हैं। भाई मैं सही बता रहा हूं, अगर तुम सरकार के भरोसे रहोगे कि भाई तुम अच्छा इंजीनियरिंग कर रहे हो, चलो आपका 4 साल हो गया, चलो चलो कल से हमारे यहाँ जॉब पे आ जाओ, सरकार आपको लेने आ जाएगी, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि सरकार के ऊपर से मतलब अब निर्भर नहीं रहना चाहिए, है ना। सरकार के ऊपर मोदी जी भी बोलते हैं आत्मनिर्भर रहना चाहिए, तो वैसा है, क्योंकि उनको पता ही है कि भाई अब लोगों को आत्मनिर्भर ही रहना पड़ेगा, सरकार के ऊपर निर्भर रहोगे तो उनको पता ही है सरकार क्या हालत है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी ब्रांच के अंदर है, या अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यानी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जो भी ईयर के अंदर है, आपके पास एक ग्रेजुएशन के बाद का रोड मैप या गोल होना चाहिए कि भाई मुझे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू आगे बढ़ना है। तो आपके पास वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नेम्स होने चाहिए, ढेर सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वो जैसे मान लो कि किसी का गोल है एसएससी जेई के थ्रू जूनियर इंजीनियर बनना, या किसी का गोल है असिस्टेंट इंजीनियर बनना अपने स्टेट के अंदर, या जो वैकेंसीज आती है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर कट ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज हो रही है, तो अब कट ऑफ कितना हाई जा रहा है ना, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, मेरा जो नॉलेज अभी में जो गेन कर रहा हूं, क्या वो भी उसके लेवल का है कि नहीं। बस वो एंड गोल फिक्स होना चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, मैं इसके ऊपर भी फिर कभी बात करूंगा कि आजकल के लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए, और मैं सही में बताऊं तो किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने देखा है, आप किसी भी टॉप फील्ड के अंदर देख लो, है ना, किसी भी फील्ड के अंदर टॉप के लोगों को देख लो, उन्होंने काफी साल उसके अंदर लगा दिए होंगे, मतलब वो पीछे मुड़कर नहीं देखा होगा, ऐसी बात होनी चाहिए। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर जाना चाहते हो, आईआईटी के अंदर, एमटेक या पीएसयू के अंदर जाना चाहते हो, तो आसान इतना नहीं है दोस्तों, इसके अंदर कुछ साल लगाने पड़ेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि वो साल आप ग्रेजुएशन के दौरान ही लगा दो, वो मेहनत ग्रेजुएशन के दौरान ही कर लो। ग्रेजुएशन के बाद करना बहुत मुश्किल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, फिर आलतू फालतू के रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होंगे। इससे बेहतर ही कि आपके दिमाग में एक गोल होना चाहिए, उस गोल के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। किसी का गोल है कि अब्रॉड जाना है, तो अब्रॉड जाना है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि इतनी भारी भरकम लोन ले लेकर अब्रॉड जा रहे हैं। इतनी भारी भरकम लोन, मेरे तो दिमाग ही से बाहर है कि भाई इतनी ज्यादा लोन में तो जो उन्होंने ली है उसमें तो 3-4 मल्टीपल बिजनेसेस हो जाए बढ़िया तरीके से। उनका सिंपल लॉजिक ये होता है कि भाई चलो हमने यहाँ पर इतनी भारी भरकम लोन ले ली है, अब वो लोन हम चुका देंगे 4-5 साल में, वहां पर जाकर कमाएंगे, वहां पर जाकर काम करेंगे, वहां पर सैलरी अच्छी मिलती है, छोटे मोटे स्टोर में काम करते हुए इंजीनियर्स भी आपको इंडियन
और नेबरिंग कंट्रीज से मिल जाएंगे। बाहर के देशों में कनाडा है, मिडल ईस्ट है, दुबई वगैरह उसके अंदर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई अगर अब्रॉड जाना है तो डायरेक्टली ये जो इतना बड़ा अमाउंट लोन लेकर मत जाओ। मेरा ऐसा मानना है कि अब्रॉड जाने के ढेर सारे तरीके। एक तो हमने वो माइटेक्स वाला किया था, आपको याद होगा, माइटेक्स वाली वीडियो देखना, वो उसके अंदर अब्रॉड जाने का ही तरीका था एक। ठीक है, इंटर्नशिप के लिए वो खुद बुलाते हैं, फिर उसके बाद वो मास्टर्स भी खुद करवाते हैं, उसके बाद की बात तो आपको पता चली जाएंगी, माइटेक्स वाली वीडियो देखें। उसके अलावा एक जो मेरे दिमाग में इतना बढ़िया तरीका है और जो मैंने देखा है, बहुत सारे लोग आईआईटीज के अंदर एमटेक करते हैं और फिर वहां से पीएचडी करने बाहर जाते हैं, और इसमें उनको वहां पर बहुत बढ़िया अमाउंट भी मिल जाता है, स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमारा हम थोड़ी आईआईटी करेंगे, हम थोड़ी आईआईटी में एमटेक करेंगे, तो और कोई भी रास्ते होंगे, बट मेरा बिल्कुल भी इस बात को सजेस्ट नहीं करता कि इतनी भारी भरकम कर्ज लेकर, लोन लेकर जाओ। बहुत सारे और भी तरीके हैं, उसमें से कुछ तरीके मैं यहाँ पर लाने की कोशिश भी करूंगा। माइटेक्स वाली एक वीडियो तो आप देख ही सकते हो, एक तरीका तो आपके सामने यही हो गया। और दूसरा तरीका जो मेरे समझ में आ रहा है कि भाई इंसान को आईआईटीज के अंदर एमटेक करना चाहिए, और मैंने बहुत सारे ऐसे रिसर्च स्टूडेंट देखे जो पीएचडी वगैरह बाहर जाकर करते हैं। ठीक है, तो वो एक बाहर जाने के तरीके आपको पता होने चाहिए कि भाई अगर आपको बाहर जाने का गोल है, मैंने पहले बोला गोल डिसाइड होना चाहिए, तो बाहर कैसे जाना है, मतलब कम से कम पैसे में, वो आपके पास एक गोल है, तो गोल के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी पता हो। फिर बाहर जाकर क्या करने वाले हो वो भी डिसाइड होना चाहिए। बाहर जाने वालों का रिव्यू भी होना चाहिए, कितना टफ होता है बाहर जाना, भी इतना आसान नहीं होता है ना, इतना आसान नहीं होता दोस्तों। वहां पर भी ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे होंगे जो इतना बढ़िया लोन लेकर गए थे, माँ बाप का पैसा इतना, ठीक है, उनकी सारी सेविंग्स लेकर गए थे और 3 महीने में वापस आ गए, सेविंग पानी। ऐसे भी लोग दिखेंगे आपको, तो सबके रिव्यूज लो अगर आपका वो गोल है तो। ठीक है, और इसके अलावा जो भी, मतलब इन नटशेल मैं क्या कहना चाहता हूँ पता है, ये आईआरएमएस के थ्रू, ठीक है, हमने बहुत सारी बातें कर ली, यहाँ पर 32 मिनट्स हो गए। मुझे पता भी नहीं है कि मैं इसको अपलोड करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपलोड कर ही दूंगा, चाहे जिसको देखनी हो देखे, जिसको नहीं देखनी नहीं देखे। मैं यहाँ पर इन नटशेल ये कहना चाहता हूँ कि आपको खुद को सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा। आपको खुद को क्या रहना पड़ेगा, सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता होगा कि गवर्नमेंट के करने से कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि ग्रेजुएशन के बाद देखेंगे, तो सही में बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन के बाद देखने वालों, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बहुत लेट हो जाएगा अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सोचोगे कि आप करना क्या है। ठीक है, सो इन ए नटशेल, चाहे जितने भी चीज हो, हाँ हम ये सारी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आईआरएमएस का हो गया या एसएससी जेई वगैरह का हो गया, इसके अलावा राजस्थान वगैरह का हो गया, जो भी प्रोटेस्ट वगैरह है उसमें हम हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन हमको भी पता है एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। ठीक है, आप सभी को पता है एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, मामला रफा दफाई मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट करना तो जरूर से हक बनता है, यूनिटी दिखाना जरूर से हक बनता है। लेकिन साथ साथ में मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि अब के जितने भी इंजीनियर्स हैं, बस उनके लिए ये गाइड वीडियो समझ लो, आपकी खुद की सेल्फ क्लियरिटी होनी चाहिए। दैट्स इट, वीडियो को एंड करता हूं, बाय, टेक केयर।